हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ आर लुइस क्रिटिसिज्म बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ। एफ आर लुइस जो कि एक न्यू क्रिटिक थे, ही बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ। ऑप्शंस हैं न्यू क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, वर्बल एनालिसिस या फिर हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। आंसर है हमारे पास वर्बल एनालिसिस। एज यू नो वेरी वेल दैट ही वाज अ न्यू क्रिटिक, और जो न्यू क्रिटिक थे वो टेक्सटुअल एनालिसिस में विश्वास रखते थे। वो टेक्स्ट का, लिटरेरी वर्क का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर पर्सनल एस्टिमेट पर नहीं जाते थे। उनके अकॉर्डिंग जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हैं लिटरेरी वर्क की, उनको ध्यान में रखकर लिटरेरी वर्क का क्रिटिसिज्म या एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in his verbal analysis of literary work, F.R. Lewis was influenced by। F.R. Lewis अपने verbal analysis of literary work के लिए वो किससे ज्यादा प्रभावित थे? एजरा पॉन्ट से, I.A. रिचर्ड से, T.S. एलियट से या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड से? तो आंसर है हमारे पास I.A. रिचर्ड। I.A. रिचर्ड भी एक न्यू क्रिटिक थे और एफ आर लुइस I.A. रिचर्ड से अपने वर्बल एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दोनों की दोनों क्रिटिक्स, दोनों न्यू क्रिटिक्स हैं और दोनों इस बात में विश्वास रखते थे कि लिटरेरी वर्क का क्रिटिसिज्म या एनालिसिस करने के लिए हमको उसकी लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या पर्सनल बैकग्राउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स is divided into how many chapters? Very easy question it is. Aristotle's Poetics is divided into 26 chapters. Explanation देख लीजिए। The Poetics is chiefly concerned with tragedy, which is regarded as the highest poetic form. Aristotle ने जो Poetics लिखी है वो chiefly tragedy से concerned है और tragedy को उन्होंने highest poetic form माना है। और पोएटिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 6 पार्ट्स। आप पोएटिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स, देन 6 to 19 चैप्टर्स, देन 20 to 22 चैप्टर्स, 23, 24, 26 एंड 25 चैप्टर। द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स डील विथ, जो पहले 5 चैप्टर हैं पोएटिक्स के, वो किससे डील करते हैं? उनके अंदर क्या बताया है एरिस्टोटल ने? Discussion of poetry. Number 2, different imitative arts, origin partially, its form, comedy and tragedy. Number 3, mimetic theory. Number 4, tragedy. तो हमारे पास करेक्ट आंसर है, in first 5 chapters of Aristotle's Poetics deals with different imitative arts, origin partially, its form, comedy and tragedy. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट 14 चैप्टर्स 6 to 19? देखिए जो एरिस्टोटल की पोएटिक्स है इसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स में तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमिटेटिव आर्ट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो 6 से 19 चैप्टर्स हैं इनके अंतर्गत बताया गया है ट्रेजेडी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हिज एसे ऑन स्टाइल, पेटर गिव्स इंपॉर्टेंस टू। वॉल्टर पेटर लेट विक्टोरियन इरा के वो एक फेमस क्रिटिक थे। उन्होंने एक ऐसे लिखा है, द नेम ऑफ दैट ऐसे इज ऑन स्टाइल। तो उन्होंने ऑन स्टाइल इस ऐसे में किस पॉइंट को ज्यादा एम्फेसिस किया है इनमें से? यूज ऑफ आर्केइक वर्ड्स, डिक्शन, फिगर ऑफ स्पीच या फिर ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन? आंसर है हमारे पास ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। वॉल्टर पेटर जो थे वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे दैट आर्ट इज फॉर आर्ट सेक। आर्ट डिलाइट देने के लिए होनी चाहिए, ना कि मॉरल लेसन्स देने के लिए। तो वो चाहते थे कि लिटरेचर में आप कोई भी डिक्शन यूज करें, लैंग्वेज यूज करें, मीटर यूज करें, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करें, बट वो एक्सप्रेशन यानी कि वो जो पोएट्री निकल के आनी चाहिए वो खूबसूरत होनी चाहिए। ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन पर वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते थे। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, Chaucer lacked high seriousness, beautiful expression,
फाइन स्टाइल या ऑल ऑफ द अबव? मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑन द स्टडी, याद आ गया? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है ऑन द स्टडी और उसमें उन्होंने चौसर का क्रिटिसिज्म किया है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है that Chaucer lacked high seriousness। देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। Arnold praises Chaucer's excellent style and manner, but says that Chaucer cannot be called a classic since, unlike Homer, Virgil, and Shakespeare, his poetry does not have the high poetic seriousness which Aristotle regards as mark of its superiority over the other arts। एरिस्टोटल कहते हैं कि हाई सीरियसनेस लिटरेरी वर्क में होनी चाहिए और चौसर के वर्क में हाई सीरियसनेस हमको नहीं मिलती है। जैसे कि होमर, वर्जिल और शेक्सपियर के वर्क्स में हमको हाई सीरियसनेस देखने के लिए मिलती है, पर चौसर के लिटरेरी वर्क्स इससे अछूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He was a poet and philosopher wrecked in a mist of opium, said Arnold। अर्नोल्ड ने कहा है, किसके बारे में कहा है ये? To which poet does he refer to? किस पोएट को वो रेफर करते हैं इस लाइन में? बायरन, कॉलरिज, ग्रे, कीट्स? इट्स कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन वन ऑफ हिज एसेज टी.एस. इलियट मेक्स द ऑब्जर्वेशन। अपने एक ऐसे में टी.एस. इलियट ने ये ऑब्जर्वेशन की है, क्या? इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। ये कोटेशन है जो हमने टी.एस. इलियट के ऐसे द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से उठाई है। अब ये बताइए कि यहां पर इट ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ट्रेडिशन के लिए या फिर टैलेंट के लिए? तो आंसर है हमारा ट्रेडिशन के लिए। अगर आप लोग द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दिया है, उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो जो मैंने टी.एस. इलियट पर बनाई है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर इमोशंस फॉर ए प्लॉट इन ट्रेजेडी? एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में ट्रेजेडी के बारे में डिस्कशन किया है और उन्होंने क्या कहा है कि कौन से इमोशंस हैं जो ट्रेजेडी के लिए अति आवश्यक हैं? पिटी एंड फियर, ट्रेजिक प्लेजर, हॉरर, डिजास्टर? आंसर है हमारे पास पिटी एंड फियर। इन अ प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी द हीरोज फॉर्च्यून मूव फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी बिकॉज ऑफ? ये भी एरिस्टोटल की पोएटिक्स में लिखा हुआ है कि ट्रेजेडी जब कंप्लीट होती है, जब जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, उस ट्रेजेडी का प्रोटैगनिस्ट अपनी हैप्पीनेस की अवस्था से नीचे मिजरी में डाउनफॉल करता है। और क्यों वो डाउनफॉल करता है, किस वजह से उसका डाउनफॉल होता है, बताइए क्या वजह है जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट का, ट्रेजेडी के प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल होता है? फेट, ट्रेजिक फ्लॉ, रॉन्ग जजमेंट या फिर ह्यूमन फेलिंग? इट इज ट्रेजिक फ्लॉ। व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ? ट्रेजिक फ्लॉ होता है एक अवगुण, किसी भी मनुष्य का मानव सुलभ कोई भी अवगुण। एक ट्रेजेडी के प्रोटैगनिस्ट को वर्चुअस पर्सन होना चाहिए, लेकिन उसमें एक छोटा सा अवगुण होना चाहिए जिसको एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं एज ट्रेजिक फ्लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पिक्यूलियर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी इन derived from imitation, derived from rhythm and harmony, derived from well imitated action, caused by the catharsis of the emotions of pity and fear। बताइए, जो ट्रेजेडी का एक पर्टिकुलर प्लेजर होता है, हम ट्रेजेडी को क्यों देखते हैं या क्यों पढ़ते हैं? हमें उससे एक वियर्ड सा, एक एब्सर्ड सा प्लेजर मिलता है। क्यों मिलता है, किस वजह से? आंसर इज that pleasure is caused by the catharsis of the emotions of pity and fear। जब हम ट्रेजेडी को परफॉर्म होते हुए देखते हैं या फिर हम ट्रेजेडी को पढ़ते ही हैं, तो वो जो ट्रेजेडी का प्रोटैगनिस्ट है वो अपने ट्रेजिक फ्लॉ के कारण
मिजरी से सफर करता है तो हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होता है, फियर का भाव उत्पन्न होता है कि इतना बड़ा प्रोटोगोनिस्ट, इतना महान नायक, आप देखो किस तरीके से सफर कर रहा है। तो उसको देख के जो हमारे मन में पिटी और फेयर का भाव उत्पन्न होता है, तो वो जो हमारे मन के खुद के इमोशंस हैं, पिटी के, फेयर के या दुख कष्ट के, जो हमारी लाइफ में हम सफर करते हैं, वो एक्सुबरेंट हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उनका जो एक्सुबरेंस है वो हमारे आंसुओं के थ्रू निकल जाता है। तो हमारी बॉडी, हमारी सोल उन इमोशन से फ्री हो जाती है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है हमारी बॉडी का, परगेशन हो जाता है इन इमोशंस का। दैट्स व्हाई दैट ऑडियंस या फिर रीडर feels a particular kind of a weird kind of pleasure। इसमें ट्रेजेडी को पढ़ने में या फिर ट्रेजेडी को देखने में जो ऑडियंस है वो एक विशेष प्रकार का प्लेजर प्राप्त करती है। लॉन्जिनस ट्रीटिस ऑन द सब्लाइम इज अ रिजॉइंडर टू। लॉन्जिनस ने ट्रीटिस लिखी थी ऑन द सब्लाइम, किसके प्रत्युत्तर में? हॉरेस, क्विंटिलियन, सिसरो या फिर सेलेसियस? इट इज सेलेसियस। सेलेसियस ऑफ कैलकेट, उन्होंने एक ट्रीटाइस लिखी थी जिसके प्रत्युत्तर में, जिसके आंसर में लॉन्जिनस ने अपनी ट्रीटाइस लिखी थी जिसका नाम है ऑन द सब्लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टी.एस. Eliot's remarks on the pastness of the past and its presence are associated with। जो टी.एस. Eliot का रिमार्क है पास्टनेस ऑफ द पास्ट एंड इट्स प्रेजेंस, ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? क्लासिसिज्म से, ट्रेडिशन से, मेटाफिजिकल पोइट्री से या फिर रोमांटिसिज्म से? आंसर है हमारे पास दैट इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में उन्होंने ये कहा है। निएंडर इन ड्राइडन्स एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी स्पीक्स फॉर। निएंडर जो कि खुद ड्राइडन अपने आप ही है, वो अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं निएंडर के माध्यम से, और वो स्पीक्स फॉर किसके लिए बोलते हैं, किसके फेवर में बात करते हैं? ब्रिटिश ड्रामा के, मॉडर्न ड्रामा के, क्लासिकल ड्रामा के या फिर फ्रेंच नियो क्लासिकल ड्रामा के? आंसर है हमारे पास ब्रिटिश ड्रामा के लिए। देखिए ये कोटेशन है। इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, dissipates in order to create। In the above statement it refers to, ये जो वर्ड इट है ये किसके लिए यूज किया गया है? फैंसी के लिए, सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए, प्राइमरी इमेजिनेशन के लिए या फिर मैजिक के लिए? ये जो कोटेशन है हमने कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया से उठाई है, और आपको ये बताना है कि इसमें इट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। तो इट वर्ड यहां पर यूज किया गया है सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, पूरी डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज ने इमेजिनेशन के दो पार्ट बताए हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो पहले तो वो बताते हैं द इमेजिनेशन देन आई कंसिडर ईदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी। द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। प्राइमरी इमेजिनेशन प्रत्येक ह्यूमन के पास होती है, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am। ये डेफिनेशन उन्होंने प्राइमरी इमेजिनेशन की दी है। नेक्स्ट वो बोलते हैं द सेकेंडरी, जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, आई कंसिडर एज एन इको ऑफ द फॉर्मर को एग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल yet still as identical with the primary in the kind of its agency and differing only in degree in the mode of its operation। सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राइमरी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती, वो प्राइमरी इमेजिनेशन से ही अपना डेटा लेती है, बट इसमें थोड़ा डिग्री का बस फर्क है। आगे बोलते हैं इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, और वेयर दिस प्रोसेस इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल, yet still at all events it struggles to idealize and to unify। ये सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए उन्होंने पूरी कोट बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, टी.एस. Eliot uses the analogy of the catalyst to elucidate his theory of impersonal poetry। He cites the example of a filament of platinum
In the poetic process, this is equivalent to ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल नाम के ऐसे में टी.एस. इलियट ने एक एनालॉजी दी है। उन्होंने कहा है कि एक केमिकल प्रोसेस की तरह से ही पोएटिक क्रिएशन होती है। जिस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मर्ज होकर प्लेटिनम की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, उसी तरीके से इमोशंस, फीलिंग सब मर्ज होकर पोएट के माइंड में मिक्स होके फिर एक पोएटिक क्रिएशन का निर्माण करती है, एक पोयम बनती है। तो यही कहा गया है कि इस एग्जाम्पल में जो फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? द लैंग्वेज ऑफ द पोएट, द माइंड ऑफ द पोएट, द सॉल ऑफ द पोएट, द लाइफ ऑफ द पोएट। आंसर है द माइंड ऑफ द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अर्नोल्ड से दैट पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री? इनमें से किस बुक में मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि पोएट्री हिस्ट्री से सुपीरियर है? द स्टडी ऑफ पोएट्री, शैली, वर्ड्सवर्थ, कल्चर एंड अनार्की। तो वो बुक है द स्टडी ऑफ पोएट्री। हु सेड दैट ग्रेट लिटरेचर स्प्रिंग्स फ्रॉम ग्रेट एंड लॉफ्टी सोल एंड नॉट फ्रॉम दोज विद whom द वर्ड इज टू मच? कि ग्रेट लिटरेचर का प्रोडक्शन वही कर सकता है जो मन से महान है। तो किसने कहा है ये? प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, लॉन्जिनस ने या फिर होरेस ने? लॉन्जिनस ने अपनी ऑन द सबलाइम बुक में कहा है, क्या कहा है? कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉफ्टी लिटरेचर का, सबलाइम लिटरेचर का प्रोडक्शन करना चाहता है, क्रिएशन करना चाहता है, तो उसके अंदर ये 5 गुण होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? ग्रैंडर ऑफ थॉट, सबसे पहला गुण होना चाहिए ग्रैंडर ऑफ थॉट, थॉट्स की महानता, उसके विचार उच्च होने चाहिए। Nobody can produce a sublime work unless his thoughts are sublime. कोई भी व्यक्ति जिसके थॉट्स सबलाइम नहीं है, जिसके विचार महान नहीं है, वो महान वर्क का क्रिएशन नहीं कर सकता। For sublimity is the echo of greatness of the soul. It is impossible for those whose whole lives are full of mean and servile ideas and habits to produce anything that is admirable and worthy of an immortal life. क्या कहते हैं लॉन्जिनस? ये कहते हैं लॉन्जिनस कि सब्लिमिटी इज द इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल। जिसका मन महान है, जिसकी आत्मा महान है, वही व्यक्ति ग्रेट व्यक्ति होता है और ग्रेट एंड सबलाइम वर्क का क्रिएशन कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो मन से ही नीच है, जो लुच्चा, गुंडा, बेईमान है, वो एक ग्रेट लिटरेचर का निर्माण नहीं कर सकता। What kind of judgment does Arnold call fallacious? Arnold ने अपनी द स्टडी ऑफ पोएटिक्स में 3 प्रकार के जजमेंट बताए हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट एंड रियल जजमेंट। तो कौन सा वाले जजमेंट्स जो होते हैं, लिटरेरी जो वर्क है उसको एनालाइज करने के कौन से जो जजमेंट्स हैं, किस तरह जो मेथड्स हैं, वो अर्नोल्ड ने बताए हैं फॉलेशियस हैं, गलत है, भ्रामक है। बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल, सेकेंड है हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड पर्सनल एस्टिमेट, थर्ड है साइको एनालिटिकल एंड फॉर्मलिस्ट, फोर्थ है हिस्टोरिकल एंड सोशल। आंसर दीजिए। आंसर है हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड पर्सनल एस्टिमेट। चलिए थोड़ा इन एस्टिमेट्स के बारे में जान लेते हैं। Arnold says that when one reads poetry, he tends to estimate whether it is of the best form or not. Arnold tells about 3 kinds of estimates, and these estimates are related to poetry and its reading. These estimates are real estimate, historic estimate, and personal estimate. Historic estimate. Historic estimate places the historic context above the value of the art itself. It means जिस भी लिटरेरी वर्क का हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं जिसको, उसको हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर उसको एनालाइज करते हैं, तो वो होता है हिस्टोरिकल एस्टिमेट। द पर्सनल एस्टिमेट, इट ऑल्सो फॉलेशियस एस्टिमेट दैट डील्स विद द कंटेम्पररी पोएट। ये भी एक फॉलेशियस भ्रामक एस्टिमेट है। पर्सनल एस्टिमेट भी, पर्सनल एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, वो जो लिटरेरी वर्क है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि वो किसने लिखा है। अगर वो पोएट हमें पसंद है, अगर हमारी लाइकिंग का है, तो हम उसके लिखे हुए लिटरेरी वर्क को ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा मार्क्स देंगे। लेकिन अगर वो
पोएट हमारी पसंद का नहीं है, हमारी कुछ पर्सनल लाइकिंग नहीं है उसके लिए, तो हम उसको कम मान देंगे, कम वैल्यू देंगे। तो ये पर्सनल एस्टिमेट ऑफ लिटरेरी वर्क इज ऑल्सो फॉलेशियस। जो रियल एस्टिमेट होता है वर्क का, जो कि हिस्टोरिकल एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट से परे होता है, दैट इज द राइट एस्टिमेट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस, which are the sources of sublimity that cannot be cultivated? Dignity of composition, appropriate use of figures, nobility of diction, capacity for strong emotion and grandeur of thought. तो आंसर है हमारा capacity for strong emotion and grandeur of thought. On the sublime treatise में लॉन्जिनस ने 5 कंपोनेंट बताए हैं ग्रेट और सबलाइम वर्क लिखने के, जो एक लिटरेरी जीनियस में होने चाहिए। वो क्या क्या है? ग्रैंडियर ऑफ थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशन, द यूज ऑफ फिगर्स, नोबल डिक्शन एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। तो इनमें से जो ऊपर के 2 कंपोनेंट हैं, द ग्रैंडियर ऑफ थॉट एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, इज इनबिल्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर से दिए हुए इनबिल्ट गिफ्ट होते हैं, मीन्स आप इनको कल्टिवेट नहीं कर सकते, गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने उसको, जो लिटरेरी जीनियस है, उसको दिए होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।